साथियों, स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी पे। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और स्टैटिक्स जीके के फॉर्मेट पे। यानी हम लोग जनरल टेस्ट में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जीके जीएस वाले पोर्शन को, स्टैटिक्स जीके फॉर्मेट में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर के चल रहे हैं। तो साथियों, आज की कक्षा हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग बने रहिएगा विरासत एकेडमी के साथ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है बच्चों की जो हम लोग का सिलेबस है, सिलेबस जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जनरल टेस्ट का सिलेबस था, जो जिसका नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है, लेकिन जो सिलेबस हमारा वही है। उसमें जो हमारा जीके जीएस और करंट का पोर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। चाहे एक तरह से देखा जाए साथियों, तो जो करंट अफेयर्स और जीके जीएस का जो हमारा पोर्शन है वो बहुत बड़ा अपना योगदान रखता है जनरल टेस्ट के जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें। और जनरल टेस्ट साथियों, जो जनरल टेस्ट का प्रश्न पत्र है वो हमारे सीयूईटी के लिए बहुत बड़ा एक कारगर सिद्ध हो सकता है। यानी बहुत सारे आप विश्वविद्यालय, भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, उसकी योग्यता रख रहे हैं, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका जो जनरल टेस्ट का प्रश्न पत्र है वो बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो उसी जनरल टेस्ट के लिए हम लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग विरासत एकेडमी के साथ बने रहिए। तो साथियों, आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बच्चों हम लोग के सामने प्रश्न ये है, पहला प्रश्न ये है करंट का, कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए, यानी किस आईआईटी संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित लॉक सीरीज विकसित की है। यानी दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है। यानी किस आईआईटी ने, जो है पहले होता था ये बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को टीकाकरण किया जाता था, इंजेक्शन लगाया जाता था, बहुत बचपन में आप लोग टीका लगवाए होंगे, इंजेक्शन लगवाए होंगे, तो उसमें बहुत सारा दर्द होता था, किसी छोटे बच्चों को चिल्लाता था, रोता था। यानी सब उस दौर से गुजर चुके हैं। तो वही जो है हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने साथियों, आईआईटी बॉम्बे ने काम किया है कि जो दर्द हो रहा था इंजेक्शन लगाने के समय, यानी पहले होता था इंजेक्शन नस में लगाया जाता था और उसमें सुई घुसा करके लगाया जाता था इंजेक्शन, लेकिन अब जो है उसको बिना दर्द के इंजेक्शन लगाने का जो है तकनीक विकसित कर लिया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने साथियों ये किया है कि जो दबाव को लेकर के, यानी एक ऐसा सिरिंज उन्होंने बनाया है आईआईटी बॉम्बे के लोगों ने, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपको एक प्रेशर के माध्यम से आपके जो है ब्लड में जो आपके दवाएं होंगी, जो इंजेक्शन से दवाएं, ऐसा होता था पहले नस में अगर इंजेक्शन लगाया जाता था तो नस, यानी उसमें क्षतिग्रस्त होने के उसमें ये होता था कि बच्चों, उसमें ये होता था कि आपको नस, ब्लड वगैरह नस क्षतिग्रस्त या इधर उधर कई बार जो है इंजेक्शन लगाने समय में। और सबसे बड़ी बात साथियों, जितने जो है संक्रमित बीमारियां होती थी, जो संक्रमित बीमारियां होती थी, अगर मान के चलिए आप अगर एक इंजेक्शन का यूज कोई डॉक्टर कर रहा है, फिर अगर गलती से उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे व्यक्ति या ब्लड वगैरह, इसे लेकर के बहुत सारे संक्रमित बीमारियों का भी मामला सामने देखने को मिल रहा था। इन सब से छुटकारा पाने के लिए और दर्द से छुटकारा पाने के लिए बच्चों, जो है आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसे तकनीकी का, एक ऐसे सीरीज का विकास किया है जिसमें जो है आपको ध्वनि से भी तेज वेग के अनुसार, यानी उतना आपको प्रेशर दबाव बनाया जाता है, एक पाइप लगा करके उसके थ्रू आपको जो है बॉडी पे इतने जो आपके जो छिद्र होते हैं, जो रोए होते हैं, रोए के छिद्र के माध्यम से जो है प्रेशर दबाव के माध्यम से जो है जितने आपकी दवाएं होंगी वो दवाएं आपके ब्लड में चली जाएंगी, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ेगा और बहुत जो है दर्द, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और जितने संक्रमित बीमारियां हो सकती थी इंजेक्शन के दौरान, यानी इंजेक्शन लगाते समय जो संक्रमण फैल सकता था, उससे भी बचाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो है साथियों आईआईटी बॉम्बे ने इसका जो है इस तरह का जो है माइक्रोवेट जो तकनीकी है इंजेक्शन का, उसका विकास किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों की, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। आप सभी को पता होगा बच्चों की अभी इजराइल और यूक्रेन जो है विवाद चल रहा है, उसमें जो है यूक्रेन और रसिया विवाद चल रहा है, उसमें बहुत सारे जो है क्षति देखने को मिल रहा है, जन हानि देखने को मिल रही है, बहुत सारे जो है इसमें घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उसमें जो है अमेरिका यूक्रेन का जो पक्ष ले रहा है, उसमें जो है साथियों 25 यानी 2.5 बिलियन डॉलर का जो है 2.5 बिलियन डॉलर का है जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें से जो है अमेरिका अमेरिका जो है बच्चों यूक्रेन को अमेरिका जो है यूक्रेन को उसकी सहायता से हथियार प्रदान करा रहा है। यानी जो है
इतना जो बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, 2.5 बिलियन डॉलर जो अमेरिका खर्च कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, ताकि वो अपने हथियार तौर पर जितनी जो है सेनागत सशक्तिकरण हो सके, ताकि वो अपने युद्ध में जारी रख सके, उसको अपने युद्ध को जारी रख सके, युद्ध लड़ा जा सके, और उसकी जितनी सैन्य सहायता हो सकती है उस सैन्य सहायता को लेकर, उस पे हथियार को लेकर के। और ये जो है रशिया यूक्रेन विवाद में जो यूक्रेन की तरफ से अमेरिका सहायता कर रहा है, उसमें जो है 2.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। 2.5 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका यूक्रेन के ऊपर खर्च कर रहा है, ताकि नए नए यूक्रेन जो है लड़ाई के लिए नए नए हथियार बना सके और नए हथियारों की सप्लाई कर सके। इसको लेकर के जो है अमेरिका इतने डॉलर की खर्च कर रहा है। और जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, अभी तो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, राष्ट्रपति थे जो अमेरिका के तत्कालीन, जो बाइडेन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी जो है उन्होंने एक घोषणा पत्र दिया है कि जो है जितनी अमेरिका की प्रशासन होगी वो यथाशीघ्र जो है यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करेगी, आर्थिक सुरक्षा सहायता प्रदान करेगी, उसको समय पर अगर जरूरत हो तो हथियार प्रदान करेगी। तो ये सब जो है इसकी जो चर्चा हो रही है, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे इसकी घोषणा की है, जो बाइडेन तत्कालीन, यानी उस समय जब ये घोषणा हुई, उस समय जो है पिछले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो जो बाइडेन थे, और वर्तमान में अभी 13 जनवरी को जो है शपथ लिए हैं जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ साथियों इन्होंने 13 जनवरी को, यानी 13 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया है। उससे पहले जो थे जो बाइडन ने यूक्रेन की सहायता के लिए 2.5 बिलियन डॉलर खर्च किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों की, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है? यानी जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की बात करें साथियों, तो जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है वो हुआ है साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हुआ है वो जो है आपका आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो हुआ है, और ये हुआ है साथियों 29 दिसंबर 2022 ईस्वी को। 29 दिसंबर 2022 को एक समझौता होता है, एक समझौते पत्र पे साइन होता है, जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता होता है, जो दो देशों के मध्य होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इसमें होता ये है बच्चों की, जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है व्यापार को लेकर के एक जो है मुक्त व्यापार को लेकर के एक साझा साइन होता है, एक समझौते पत्र पे साइन किया जाता है, जिसमें ये होता है कि जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया में जितने व्यापार होंगे उसमें बहुत कम टैक्स लिया जाएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा कम टैक्स के माध्यम से, कम जो है कर प्रणाली के माध्यम से, कम टैक्सेशन के माध्यम से जितना कम से कम कर दे सके और अधिक से अधिक मुनाफा को लेकर के दोनों देशों के बीच जो एक समझौता होता है, और समझौता होता है 29 दिसंबर 2022 को। और ठीक 29 दिसंबर 2022 को जब होता है तो इसकी जो पहली वर्षगांठ मनाई गई वो मनाई गई साथियों 29 दिसंबर 2023 को, और वही जो दूसरी इसकी वर्षगांठ होती है 29 दिसंबर 2024 को मनाई जाती है। जो हम लोग का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत और किन देशों के बीच जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है? तो बच्चों जो इसका दूसरी वर्षगांठ मनाया गया है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये जो है प्रश्न ये भी ध्यान रखने वाली बात है बच्चों की, जो है प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा समझौता पत्र जो है किस समय हुआ था। तो जो समझौता पत्र हुआ था व्यापार को लेकर के, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ये जो हुआ था 29 दिसंबर 2022 को हुआ था, और जो इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई 2023 में, और जो दूसरी मनाई गई है वो मनाई गई है 2024 में। और ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है बच्चों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है? यानी बात चल रही है बच्चों सर्जिकल रोबोट की। सर्जिकल रोबोट के विषय में थोड़ी बातचीत कर ले। तो जो सर्जिकल रोबोट होता है बच्चों, एक तरह का जो है रोबोट होता है जब कोई क्रिटिकल ऑपरेशन करना हो, कोई जो क्रिटिकल ऑपरेशन करना हो या फिर सर्जरी करना हो तो उसमें जो है डॉक्टर्स कितना जो है सुरक्षा बरतेंगे, कितना तकनीकी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कितना बारीकी से कर पाएंगे, उससे ज़्यादा एआई की मदद से, एआई तकनीकी की मदद से जो है उस ऑपरेशन को अंजाम देगा, वो एक रोबोट अंजाम देगा। यानी जो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशंस में है जो है उसका ऑपरेशन करेगा साथियों,
उस सर्जिकल रोबोट के माध्यम से होता है। और जो सर्जिकल रोबोट है, प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत का पहला जो है भारत निर्मित जो सर्जिकल रोबोट है वो कहाँ लॉन्च किया गया है। तो सर्जिकल जो रोबोट प्रणाली है वो पहली बार जो लागू होती है राजीव गांधी कैंसर संस्थान में स्थापित की गई थी, जो नई दिल्ली में है। जो नई दिल्ली में है राजीव गांधी कैंसर अस्पताल, जो कैंसर संस्थान है, संस्थान जो है नई दिल्ली में, इसमें जो है सर्जिकल रोबोट प्रणाली को पहली बार स्थापित किया गया। जो जो पहली बार जिस कंपनी ने इस रोबोट को बनाया उसमें था, उस कंपनी का जो नाम था बच्चों स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रौद्योगिकी। उसका नाम था बच्चों स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रौद्योगिकी। जो है पहली जो कंपनी जो है, जो भारत की कंपनी जिसने इस रोबोट को बनाया था वो थी हमारे पहले स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक कंपनी जो थी। और जो पहली बार जो सर्जिकल रोबोट बनाया गया था, एसएसआई मंत्र इसका नाम था। पहला जो रोबोट बनाया गया था एसएसआई मंत्र था, और ये जो 2017 में बनाया गया था। और इसके जो बनाने वाले थे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव थे, यानी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव थे, जिसको ये बनाया गया था 2017 में। लेकिन जो इसकी पहली बार जब जो लॉन्चिंग हुई है महाराष्ट्र के, जो इसकी लॉन्चिंग हुई है पहली बार, इसको जो प्रयोग में लाया गया बच्चों, वो महाराष्ट्र के जो है सर्जिकल रोबोट को जो नोबल हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर में, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानी महाराष्ट्र के नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो है इसका पहली बार लॉन्चिंग की गई है। और वहाँ पे सफल सर्जरी करके ये रोबोट ने दिखाया है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इसका जो लॉन्चिंग किया गया, और उसमें जो है इस रोबोट ने सफलतापूर्वक जो है सर्जरी करके दिखाया है। यानी जो सर्जिकल रोबोट है उसका लॉन्चिंग जो पहली बार प्रयोग किया गया है वो किया गया है नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। और जो हॉस्पिटल है बच्चों ये है महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना, यानी विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है। आपको पता होगा जो आयकर विभाग है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं, जो मंत्री हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्रालय में मंत्री। जो आयकर विभाग है, आयकर विभाग में मुख्यतः जो योजना लाई गई थी बच्चों, जो है विवाद से विश्वास तक जो योजना थी बच्चों, उसमें यह था कि जितने आपके कर बचे हुए हैं, जितना आपको टैक्सेशन बचा हुआ है, टैक्स बचा हुआ है, उसको एक मुफ्त योजना के तहत, यानी कम से कम टैक्स के माध्यम से कम उसका ब्याज के माध्यम से आप एक साथ जमा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने विवाद से विश्वास योजना लागू की थी। अब जो ये योजना लागू हुई थी बच्चों, वो लागू हुई थी 2 जून 2020 को ये योजना लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें जो बहुत सारे जो टैक्स जिसके पास बचा हुआ है वो इस योजना के तहत, यानी जो विवाद से विश्वास योजना के तहत अपना जो है टैक्स पे कर सकता है, कम ब्याज दर पे कर सकता है। तो उसकी जो है अभी वर्तमान में जो समय सीमा है वो बढ़ा करके 31 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। यानी जो जितने जो बकायेदार हैं, बड़े बड़े टैक्स वाले बकायेदार हैं, वो अपने कम ब्याज के दर पे 31 जनवरी 2025 तक जो है टैक्स विभाग में, आयकर विभाग में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है कि जनवरी 2025 में प्रस्तावित GSLV मिशन श्रीहरिकोटा से कितने प्रक्षेपण होगा, मतलब कौन सा नंबर का प्रक्षेपण होगा। अभी जो आपको बता दें साथियों, जो है भारत के जो है इसरो, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो में जो है 2 प्रकार के जो है रोबोट के प्रक्षेपण के लिए, उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए, यानी उपग्रहों के लॉन्चिंग के लिए 2 मजबूत प्लेटफॉर्म है हमारे पास। जो एक है GSLV और एक है PSLV। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और जो है GSLV जो है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये जो है साथियों, जो GSLV होता है इसमें जो है कम दूरी पर उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कम दूरी पे उपग्रहों को लॉन्चिंग किया जाता है। वहीं जब PSLV की बात करें, यानी पोलर सैटेलाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके माध्यम से बहुत दूर
दूर तक जाने वाले उपग्रहों को भेजा जाता है, जिसमें चंद्रयान वगैरह जितने भी हो गए आपके अभी तत्काल में जो है इसरो ने डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया को सफल बनाया है, और ऐसा करने वाला जो है विश्व में चौथा देश बन गया है भारत अपना। तो वो भी जो उसकी लॉन्चिंग हुई, जो उसका हुआ था, वो जो प्रक्षेपण किया गया था वो पीएसएलवी के तहत ही किया गया था। तो अब हम लोग का प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि जो है प्रस्तावित जीएसएलवी मिशन जो श्रीहरिकोटा में हुआ था वो कौन से नंबर का था? तो ये जो था 100वां प्रक्षेपण था। इसरो के द्वारा 100वां प्रक्षेपण यानी 100 बार जीएसएलवी से प्रक्षेपण किया जा चुका है, और सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण था वर्तमान समय में अभी जो श्रीहरिकोटा से किया गया था वो 100वां नंबर था। एक तरह से शताब्दी वर्ष की तरह था ये, कि जो है इसरो ने बहुत कम समय में जो अपने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 20वां बी नंबर हो जाएगा, यानी 100वां जो इसका प्रक्षेपण था। अगला जो प्रश्न है बच्चों हम लोग के सामने कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है, यानी रिसेंटली वन विच डेट इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे वाज सेलिब्रेटेड, यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है, यानी किस तारीख को जो है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तैयारी जो है महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है, यानी जो है इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे जो है प्रिपेयरनेस डे वो कब मनाया जाता है? तो ये जो है बच्चों ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को, यानी 27 दिसंबर को अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है बच्चों, उसके द्वारा यह पहल किया गया कि जितनी भी वैश्विक महामारी आपको देखने को मिल रही है, जैसे एक समय प्लेग हुआ करता था, टीबी हुआ करता था, लेकिन उन दोनों के उपचार तो मिल गए। वर्तमान समय में आप कोरोना जैसी जो है वैश्विक महामारी के दौर से आप लोग गुजर चुके हैं। कोरोना जैसी आपको वैश्विक महामारी देखने को मिला है। उसके बाद से जो अभी चाइना में एचएमपीवी वायरस फैल रहा है, एचएमपीवी जो वायरस फैल रहा है, यानी इस तरह के जो वायरसेस फैल रहे हैं बच्चों, जो वैश्विक महामारी का एक रूप ले रहा है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसमें लाखों करोड़ों जनहानि जो है लोक हानि, आर्थिक हानि से देशों को गुजरना पड़ रहा है। तो उसके तहत जो है बच्चों एक दिवस की पहल की गई डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि क्यों ना हम एक ऐसा दिवस मनाएं जिसमें जागरूकता, कम से कम एक दिन ऐसा हो जिस दिन को जागरूकता किया जाए, जो लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, और जो है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में उस दिवस को मनाया जाए। उस दिवस को चुना गया है साथियों 27 दिसंबर को। इस दिन जो है विश्व स्तर पे लोग जो है जितना अधिक से अधिक हो जागरूक जो है वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक होते हैं, और जितना इससे बचाव को लेकर के उपाय योजनाएं की जाती हैं। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 27 दिसंबर। अगला जो हम लोग के प्रश्न है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्वर प्लेटफॉर्म टू रिमूव लैंग्वेजेस बैरियर्स, यानी जो है हाल ही में किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हाल ही में साथियों। प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये जो स्वर प्लेटफॉर्म है बच्चों ये जो है गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, और इसका मतलब ये है गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और स्वर का मतलब ये है साथियों कि जो है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, यानी स्पीच एंड रिटन एनालिसिस जो है आपका स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, यानी जो आपका ये एप्लीकेशन है बच्चों, ये जो स्वर एप्लीकेशन है, इसके तहत जो है गुजरात सरकार में जो है आप सीएमओ ऑफिस में यानी मुख्यमंत्री ऑफिस में आप किसी भी भाषा में आप जो है कंप्लेन बोल करके इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस ऐप में होता ही है बच्चों स्पीच टू टेक्स्ट करता है, यानी जो है आप बोलेंगे स्पीच टू टेक्स्ट की जो है ये वरीयता देता है साथियों। आप किसी भी भाषा में, किसी भी स्थानीय भाषा में आप जो है आप आवेदन करना चाहें इस जो है एप्लीकेशन के तहत, तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जो उनका जो कार्यालय का जो था जिसके माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते थे, तो उसमें आप किसी भी स्थानीय भाषा में आप अगर कंप्लेन करेंगे तो उसको ट्रांसलेट करके उसके आपके स्पीच को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से सीएमओ ऑफिस में भेज सकते हैं। तो ये जो है लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने।
गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है हाल ही में। जो इसके सीएम है, जो सीएम है भूपेंद्र पटेल हैं, जो गुजरात के सीएम है वर्तमान समय में, वो भूपेंद्र पटेल हैं, उनके द्वारा यह लॉन्चिंग किया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग के सामने बच्चों, कि इन फोर्ब्स टू 2024 हाउ मैनी इंडियन वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। यानी फोर्ब्स 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है। यानी जो बच्चों ये जो है फोर्ब्स जो है जारी करता है विश्व की महिलाओं में जो जितनी पावरफुल महिलाएं होती हैं, यानी जो विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है। महिलाओं की जो है सूची जारी करता है, ये सूची जारी करता है साथियों, ये जो है फोर्ब्स संस्था, ये जो है विश्व की 100 सबसे सशक्त सबसे पावरफुल महिलाओं की ये सूची जारी करता है, जिसमें से वर्तमान समय में बच्चों 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। जिसमें पहले नंबर पे आती हैं निर्मला सीतारमण जो है आती हैं, और जो इनका रैंकिंग है बच्चों, वो जो है इनकी रैंकिंग है 28वें नंबर पे, यानी 28वां स्थान इनका है। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है रोशनी नादर मल्होत्रा का, दूसरा जो नाम आता है वो आता है रोशनी नादर मल्होत्रा का आता है। और इनका जो स्थान है बच्चों वो है 81वां स्थान, 100 में से 81वें नंबर पे आते हैं। और जो तीसरा नाम आता है वो किरण मजूमदार शाह का आता है। जो तीसरा नाम आता है बच्चों वो आता है किरण मजूमदार शाह। और जो बच्चों किरण मजूमदार शाह, जो रोशनी नादर मल्होत्रा है, जो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण के बारे में आप सभी को पता है कि ये भारत की वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय है इनके पास। जो दूसरा नाम आता है बच्चों रोशनी नादर मल्होत्रा का, जिनका 81वां स्थान है, वो जो है HCL टेक्नोलॉजी की सीईओ हैं। जो है HCL जो है भारत की कंपनी है, उसके सीईओ है, जो है उसके सीईओ यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो है HCL के जो सीईओ है, वो जो है रोशनी नादर मल्होत्रा। जो अगला नाम आता है बच्चों वो आता है किरण मजूमदार शाह का। ये जो है बायोकॉन की संस्थापक हैं। जो किरण मजूमदार शाह है वो बायोकॉन की संस्थापक हैं, बायोकॉन की संस्थापक हैं जो है। और ये जो बायोकॉन कंपनी है बच्चों, ये संस्थापक है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यानी मेडिकल लाइन की कंपनी है जो है। तो 3 भारतीयों को बच्चों विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक नंबर पे निर्मला सीतारमण है, जो दूसरे नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा है, जो तीसरे नंबर पे है किरण मजूमदार शाह है। अगला प्रश्न है जो हम लोग के सामने बच्चों, कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। यानी जो दुनिया की जो तेज चलने वाली ट्रेनें हैं उसमें कौन सा जो देश है इसका प्रोटोटाइप शामिल किया है। तो इसमें जो देश है साथियों, वो जो देश है चाइना। यानी चाइना में एक बार और जो विश्व की सबसे जो पहली विश्व की जो सबसे तेज ट्रेन थी, जो पिछले जो बुलेट ट्रेन जो थी विश्व में सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन थी वो CR400 थी। CR400 फॉक्सिंग नाम था इसका बच्चों, जो CR400 फॉक्सिंग जो इसका नाम था, जो पहली चल रही थी चाइना में, जो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। उसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 350 किलोमीटर प्रति हावर थी, और उसका जो नाम था CR400 फॉक्सिंग था। लेकिन वही चाइना ने अभी तत्काल समय में जो है दूसरी ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन है, जो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, उसका लॉन्चिंग किया था। उसका नाम है CR450 था, यानी CR450 ये जो था आपका इसका नाम है। और जो इसकी स्पीड है साथियों वो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी स्पीड। और इसका नाम भी CR450 है, यानी CR450 जो है इसका नाम है। और ये जो है विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। इससे पहले भी चाइना की ही बुलेट ट्रेन थी, ये भी बुलेट ट्रेन है। और जो पहले इसकी स्पीड था 350 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जो वर्तमान में स्पीड है साथियों वो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा जो है। ये जो है इसका जो लॉन्चिंग किया है, जो पेश किया है चाइना ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों कि प्रतिवर्ष किस तारीख को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। यानी वैश्विक परिवार दिवस की बात चल रही है बच्चों, वैश्विक परिवार दिवस की बात चल रही है,
जो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है बच्चों, वो मनाया जाता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को हम सभी लोग नववर्ष भी मनाते हैं। उसी समय संकल्प दिवस की हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ 30 दिसंबर को संकल्प ये लेते हैं, संकल्प दिवस की चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसमें ये होता है कि हम जो नए वर्ष में करने जा रहे हैं बच्चों, उसमें क्या क्या नया संकल्प ले, अपना नया जो नया वर्ष है उसमें कैसी योजनाएं बनाएं कि हम लोग का जो है नया वर्ष अच्छे तरह से गुजरे। जो विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है बच्चों, वो इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व वैश्विक शांति को लेकर के इसमें बातचीत की जाती है। वैश्विक शांति को लेकर के इसमें पहल की जाती है, यानी विश्व परिवार दिवस मनाया इसलिए जाता है बच्चों कि जो है इसमें वैश्विक शांति हो, वैश्विक विकास हो, वैश्विक विकास की बात की जाती है, इसमें वैश्विक शांति की बात की जाती है, ताकि विश्व के सभी देश एक परिवार की तरह हैं, जिसकी संकल्पना भारत में वर्षों पहले से है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। जो है अभी G20 का सम्मेलन भी हुआ हुआ था बच्चों, उसमें जो है भारत में जिसका आयोजन किया गया था उसकी थीम भी थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम उसकी थीम भी थी, यानी जिसकी चर्चा भारत वर्षों पहले से, सदियों पहले से करता आ रहा है, उसी को एक नया नाम दे दिया गया है वैश्विक स्तर पर, जिसको वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो मनाया जाता है बच्चों, वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री हैज द 5 डेज हनी फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूडेड, यानी जो हाल ही में किस देश में आयोजित 5 दिवसीय शहद महोत्सव महोत्सव मनाया गया है, यानी समापन इसका किया गया है। शहद महोत्सव की बात कर लें बच्चों, तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व भर में शहद का जो संरक्षण किया जा सके, जो है मधुमक्खी पालन को जो है बढ़ावा दिया जा सके, इसका जो है, और जो शहद जो है शुद्ध शहद की बात जहाँ की जाती है, मधुमक्खी के जो है पालन को लेकर के, इसके कल्चर को लेकर के जो है बढ़ावा दिया जा सके, इसको लेकर के म्यांमार में वैश्विक स्तर का एक आयोजन हुआ था, जिसका नाम दिया गया था शहद महोत्सव, जिसमें विश्व भर से लोग जिसमें जुटे थे। और इसमें इस महोत्सव में जो है विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है, और इसमें एक तरह का जो है महोत्सव लगा था, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जो मधुमक्खियाँ होती है उसका एक जमावड़ा हुआ था। जो जितने वैश्विक व्यापारी इसके रहे हैं, जितने इसके जो है जो इस कल्चर को, जो मधुमक्खी पालन जितने लोग करते हैं, जितने लोग उसको लेकर के यहाँ चर्चाएं हो रही थी। जो इसका आयोजन किया गया था बच्चों, वो आयोजन म्यांमार में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों ये है कि पंजाब और किस राज्य की पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन, यानी बचपन बचाओ नामक एनजीओ के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। बच्चों हम लोग इसमें बात कर रहे हैं पंजाब और किस राज्य के पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। थोड़ी चर्चा हम लोग बच्चों कर लेते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन ये जो है वर्तमान समय में बहुत सक्रिय आंदोलन रहा है, जितने बाल मजदूरी को लेकर के, बाल श्रम को लेकर के इस आंदोलन ने बड़ी प्रखरता के साथ आवाज उठाया है। और इस जो आंदोलन के संस्थापक जो शुरुआत करता थे, वो थे कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों इसकी जो संस्थापना की, इसकी शुरुआत की। और ये जिसकी शुरुआत होती है 1998 ईस्वी से, और अब तक इन बहुत सारे बच्चों को इन्होंने बचाया है, बाल मजदूरी करते हुए बंधुआ मजदूरी से बचाया है। बहुत सारे जो सड़क पर बच्चे पड़े होते हैं उनको लेकर के ये जो है आंदोलन बहुत बड़ा काम कर रहा है इस समय, वर्तमान समय में है। तो उसी आंदोलन का एक जो एनजीओ है उसके साथ पंजाब पुलिस ने और जो है बिहार पुलिस ने बच्चों, बिहार पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने मिलकर के 30 बंधुआ मजदूरों को ऐसे मनाया है, जिसमें बंधुआ मजदूर कहने से तात्पर्य है बच्चों कि बड़े बड़े लोग उनको उठा करके लेके जाते हैं, जबरदस्ती काम कराते हैं और उससे मजदूरी नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, जैसे दास प्रथा प्राचीन समय में चल रही होती थी, ठीक उसी प्रकार का। तो जो है बिहार पुलिस और पंजाब पुलिस ने 30 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति कराई है। और जो सबसे याद रखने वाली बात यह है बच्चों, जो कैलाश सत्यार्थी जो है इसके संस्थापक रहे थे बचपन बचाओ आंदोलन का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई बाई हाउ मच परसेंट विल द जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यानी जो बात चल रही है बच्चों जीडीपी की बात चल रही है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक MESTIC
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है बच्चों जीडीपी की। तो जीडीपी कितना प्रतिशत बढ़ेगी इसका आंकड़ा अभी आरबीआई ने नए वित्त वर्ष में प्रस्तावित कर रहा है, मतलब प्रस्तावना इसकी प्रस्तावित हो गई है, और इसकी जो जीडीपी दर है बच्चों वो 6.6 के रेट से बढ़ने की आशा है। जैसा बच्चों आपको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च टू अप्रैल, अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो जो नया वित्तीय वर्ष रहा है 2024-25 का, उसमें किस दर से वृद्धि करेगी इसका अनुमान जो है 6.6% की दर से वृद्धि का लगाया गया है। और जो आरबीआई की स्थापना हुई थी बच्चों, और आरबीआई की स्थापना वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना होती है, जो बाद में भारत सरकार का अधिकृत एक बैंक है। और इसकी स्थापना जो है कोलकाता में हुई थी। और जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, वर्तमान में आरबीआई के जो है गवर्नर है, वो जो है वर्तमान के गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हो गए। और जो है अभी जो ग्रोथ रेट बढ़ने की बात चल रही थी, जो जीडीपी के बढ़ने की बात चल रही थी, यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना दर से बढ़ेगा, वो जो है साथियों उसका आंसर होगा जो है 6.6। अगला जो है हम लोग के सामने प्रश्न है कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड 2 कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रेंथ सबमरीन कैपेबिलिटी, यानी जो है हाल ही में किस मंत्रालय ने पनडुब्बी क्षमताओं का मजबूत करने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। बात चल रही है बच्चों जो है सबमरीन की, तो जाहिर सी बात है रक्षा मंत्रालय की बात चल रही होगी इसमें। रक्षा मंत्रालय जो जिसके वर्तमान में मंत्री है राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में इसके मंत्री हैं। तो हाल ही में नौसेना के लिए भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं, नौसेना के लिए, नौसेना में जो है सबमरीन की जो है क्षमता बढ़ाने के लिए, जो उसमें इलेक्ट्रिक वगैरह हो गया, उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो है मेक इन इंडिया का पहल, जो ये पहल किया गया है, इसमें मेक इन इंडिया के तहत ये पहल किया गया है, जिसमें नौसेना को जो है उसकी सबमरीन पनडुब्बियों को मजबूत करने के लिए इसमें जो है 2 अनुबंध लाए गए हैं, जिसमें से इसकी जो क्षमता है इसकी बढ़ाई जाएगी। उसमें जो भारत का जो है रक्षा मंत्रालय इस पर साइन किया है, रक्षा मंत्रालय जिसके मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों हम लोग के सामने, इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 परसेंटेज ऑफ द वुमेन वोटर्स वाज द हाईएस्ट इन द कंट्री, यानी लोकसभा चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत है किस देश में, मतलब महिला जो है मतदाताओं का प्रतिशत है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा था। तो जो है बच्चों वो पुडुचेरी में, यानी पुडुचेरी में जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा है जो आपका, वहाँ जो है महिलाओं का जो है प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। अगले जो प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों हम लोग का स्टैटिक्स जीके से संबंधित है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आफ्टर वुड और कट इन द बॉडी ब्लड कलेक्ट्स थ्रोट्स, यानी जो है शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमाता है, मतलब कौन सा जो है बॉडी में ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो ब्लड को थक्का जमाते हैं जब बॉडी में कहीं कट वगैरह जाता है। बात यहाँ चल रही है बच्चों रक्त की। रक्त के विषय में थोड़ी सी समझ विकसित कर लें तो इसके जो 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में जो होती हैं रुधिर कणिकाएं होती हैं, रुधिर कणिकाएं यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो दूसरा पार्ट होता है प्लाज्मा का होता है, जिसमें से 50 से 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में। और जो है रुधिर कणिकाएं यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं 40 से 45% ये होती है। और इसमें से भी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें से बच्चों ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसलस, और जो है डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड कार्पसलस, और जो है तो प्लेटलेट्स होता है, यानी जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और जो प्लेटलेट्स होता है, जो 3 प्रकार के इसमें जो होते हैं, ये जो रुधिर कणिकाएं में होते हैं। जो इसमें प्लेटलेट्स होता है वो जो होता है बच्चों इसमें जो है रक्त आपका जब भी कभी ब्लड कट जाए, मतलब कहीं बॉडी वगैरह में कट जाए, तो ब्लड जो जमता है वो जो होता है प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी पाई जाती है तो अगर थोड़ा सा भी कट जाए तो लगातार ब्लड बहता रहेगा और जो हो रुकेगा नहीं। और वहीं अगर प्लाज्मा का बात करें बच्चों, तो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त को जमने से रोकता है, यानी जो ब्लड में प्लाज्मा रहता है
तो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, यानी ब्लड जो है ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसको थक्का नहीं बनने देता है। तो ये जो होता है बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है बच्चों जो है प्लेटलेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएं। जो डब्ल्यूबीसी होती है जो आपका जो है जो सुरक्षा तंत्र है, यानी जो आपके जो है बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो डब्ल्यूबीसी के पास होती है। जो आरबीसी जो है आपके ब्लड की मात्रा जो है हीमोग्लोबिन वगैरह उसका जो है आरबीसी में वो होता है। और जो प्लेटलेट्स की बात अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, प्लेटलेट्स में ये होता है कि जो आपका जहाँ कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का जमाने में वो सहायक होता है, तो वो आपका प्लेटलेट्स होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला है नेम ऑफ द सॉल्ट व्हेन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन, यानी जो है अम्लीय घोल देता है। यानी उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। प्रश्न ये पूछ रहा है बच्चों कि उस लवण का नाम बताना है जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। तो अभी हम लोग जो खाने वाला नमक यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, अभी वैसे ही जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं बच्चों तो अपने दोनों आयनों में विभाजित होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी क्लोराइड जो क्लोरीन जो होता है -1 चार्ज होता है उस पर, और जो सोडियम होता है उस पर +1 चार्ज होता है। तो इस तरह से जो है सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन में बढ़ जाता है पानी में डालने पे। वैसे ही जो पोटेशियम क्लोराइड होता है यानी KCl जो होता है, इसमें भी जो पानी में डालने पे अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका ये आंसर होगा नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो NH4Cl इसका जो होता है फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको जब हम पानी में डालते हैं H2O से क्रिया कराते हैं तो ये जो बनता है बच्चों NaOH जो आपका क्षार है, अब प्लस HCl जो है आपका अम्ल बनता है। तो HCl जो अम्ल बनता है तो जो NaOH होता है कम बेस वाला जो होता है, और जो HCl होता है और ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इसमें जो ज़्यादा आप लोग पढ़े होंगे या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे कि जो विलयन होता है जिसमें अम्ल और क्षार में जिसका मात्रा ज़्यादा होता है उसका जो गुण होता है जो विलयन में आ जाता है। तो इसमें जो है आपका HCl का जो है स्ट्रॉन्ग जो है आपका एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपका HCl है, तो इसका जो गुण आ जाएगा और वही हम लोग का पूछ रहा है अम्लीय घोल देता है। तो अम्लीय घोल जो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट बीच, यानी भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। बात चल रही है बच्चों भारत के समुद्र तट की, भारत के समुद्र तट की बात चल रही है। तो भारत का जब आप लोग एक मिनट, जब ये आपका हो गया बच्चों भारत, मान के चलिए आपका भारत का नक्शा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए बच्चों ये आपका भारत हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी हो गई आपका, इधर इधर आपका हो गया अरेबियन सी यानी अरब सागर, इधर हो गया, इधर हो गया बच्चों अरब सागर, और इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। जो आपके भारत में तटीय क्षेत्र वाले राज्य आते हैं उसमें आ जाता है, इधर आपका एक गुजरात हो गया, यहाँ आपका एक गोवा हो गया, इधर आपका महाराष्ट्र वगैरह हो गया, फिर उसके बाद से कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये आपका केरल का साइड हो गया, ये तमिलनाडु का साइड हो गया। उसके बाद से इधर आपका उड़ीसा आ जाता है, इधर आंध्र प्रदेश का ये एरिया आ जाता है, और उसके बाद से आपका जो आता है पश्चिम बंगाल का एरिया आ जाता है, यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया आपका, गोवा हो गया आपका, उसके बाद से आपका केरल हो गया, केरल के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, और उसके बाद से बंगाल वगैरह हो गया, कर्नाटक केरल उड़ीसा सब हो गए। तो ये जो आपके हो गए तटीय क्षेत्र वाले राज्य हो गए, यानी यहाँ से और यहाँ तक वाले जो राज्य हो गए ये आपके तटीय क्षेत्र वाले राज्य हो गए। इसमें से पूछ रहा है बच्चों की सबसे जो ज़्यादा है बड़ा समुद्र वाला बात कर रहा है, तो जो सबसे बड़ा जो सीमा लिखा है ये गुजरात का, ये जो गुजरात वाला ये जो पूरा एरिया है ये आपका तटीय क्षेत्र से लगता है। तो सबसे बड़ा जो
समुद्री तट है वो जो है आपका गुजरात का है। आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात का। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग के सामने बच्चों, कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। बात चल रही है दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। वहीं बच्चों अगर बात करें हम एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, जो सबसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल या गोबी रेगिस्तान हो गया आपका। और वहीं अगर भारत की बात करें, भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो आपका आ जाता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। तो आपका ये तीनों चीज क्लियर हो गया कि जो अगर वर्ल्ड का पूछेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तो आपका हो जाएगा सहारा जो अफ्रीका में है। एशिया का पूछेगा बच्चों तो एशिया में हो जाएगा आपका गोबी मरुस्थल। और वहीं अगर भारत का पूछे तो भारत में थार मरुस्थल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या है। तो बच्चों बात चल रही है संसद के सत्र की। तो आपको पता होगा संसद में मुख्य रूप से जो है 2 सत्र चलाए जाते हैं। 2 सत्र चलते हैं। पहला होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ऐसे तो एक सत्र और अमूमन आता है मोटा मोटी, जिसे बजट बजट सत्र, बजट सत्र कह देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों दो ही आता है। एक मानसून सत्र आता है और एक होता है जो आपका शीतकालीन सत्र आता है। मानसून सत्र वही जुलाई वगैरह के समय आता है और वो शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के समय आता है। तो जो है प्रश्न ये पूछ रहा है बच्चों कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या होता है। तो जो संसद के दोनों सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतर होता है वो होता है, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए 6 महीने का। अगर 6 महीने का अंतर हो रहा है, अधिकतम अंतर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों सत्रों के बीच ज़्यादा अंतर हो रहा है, दोनों पक्ष विपक्ष के बीच, तो जो है राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है कि वो सत्र बुला सकता है, वो सत्र को बुला करके संचालित करा सकता है। तो ये रहे बच्चों आप आज के प्रश्न। तो आज का रहा हम लोग का करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके से संबंधित। आगे हम लोग अगर वीडियो में मिलेंगे उसमें तो हम लोग चर्चा करेंगे करंट के साथ साथ और भी उसमें चीज़ें जोड़ेंगे उसमें स्टैटिक्स फॉर्मेट में, जैसे खेल से हो गया आपके संबंधित प्रश्न, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, लोक नृत्य लोक नाट्य से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं स्टैटिक्स में। हम लोग आप लोग धैर्य के साथ विरासत एकेडमी के पे बने रहिए। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है चैनल पे विजिट करिए, देखिए। अगर आपने हमारा अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे, वहाँ से आप लोग अध्ययन करिए। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको वहाँ बैच मिलेगा। आप लोग विरासत एकेडमी से जुड़िए और एक मेहनत के साथ, एक लगन के साथ आप सभी को यहाँ पे बहुत कम फीस में तैयारी कराई जाएगी। आप लोग विरासत एकेडमी के साथ बने रहिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन करिए। कुल मिला के मैटर ये करता है बच्चों कि हम पढ़ कितना रहे हैं। अच्छे से पढ़ना है, चाहे जहाँ से पढ़ें, जैसे पढ़ें, मेहनत से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।